गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आज का जो चैप्टर है हमारा वो है क्लास 11th बिजनेस स्टडी के चैप्टर 4 व्यावसायिक सेवाएं के लास्ट पार्ट में हम चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आज समझने वाले हैं संचार के माध्यम के अंतर्गत हमने दूरसंचार और डाक सेवाओं के बारे में समझ गए थे। आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो है आपके फैक्स, मतलब संचार की नई प्रवृत्तियों के अंतर्गत, जैसे आपका हो गया फैक्स, इंटरनेट, ईमेल, है ना। ये सब के बारे में आज क्या करने वाले हैं, हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, संचार की नई प्रवृत्तियां फैक्स है, अर्थात दूरसंचार के क्षेत्र में फैक्स का आधुनिक उपकरण है। ठीक है, फैक्स शब्द अंग्रेजी के 3 शब्द FAX के प्रारंभिक अक्षरों का क्या माना गया, समूह माना गया है, जिसमें F का अर्थ क्या होता है, फॉर, A का अर्थ होता है अवे और X का मतलब होता है एक्सट्रोस के प्रारंभिक अक्षरों का क्या माना गया है, समूह माना गया है, जिसका अर्थ है दूर के लिए छाया प्रति से है। ठीक है, और फैक्स द्वारा कोई लिखित सामग्री, किसी दस्तावेज को दूसरे स्थान पर स्थित फैक्स मशीन की मदद से उसी रूप में हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं या फिर प्राप्त भी कर सकते हैं। अर्थात जैसा फैक्स मशीन एक प्रकार से फोटोकॉपी मशीन की भांति ही होता है। फोटोकॉपी मशीन में छाया प्रति तत्काल एक ही मशीन से प्राप्त हो जाती है, जबकि फैक्स में छाया प्रति अन्य दूसरी फैक्स मशीन के अन्य स्थान पर प्राप्त होती है। ठीक है, तो एक स्थान की प्रेषक मशीन सेंडिंग फैक्स मशीन में कोई दस्तावेज, फोटो, नंबर, स्टैम्प, हस्ताक्षर डालने व आवश्यक बटन दबाने से दूसरे फैक्स मशीन में मूल दस्तावेज, फोटोकॉपी, रबर स्टैम्प या हस्ताक्षर की छाया प्रति कुछ ही मिनट में तैयार हो जाती है। ठीक है, तो फैक्स का संप्रेषण ट्रांसमिशन दूरभाष पत्र टेलीफोन लाइन पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। इसी लाइन के माध्यम से दूसरों के विद्युत संकेत फैक्स मशीन तक हम क्या करते हैं, पहुंचाते हैं, जो ग्राहक फैक्स मशीनों पर अक्षरों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया में कम से कम 30 सेकेंड व अधिक से अधिक 10 मिनट लगते हैं। मतलब मशीन की क्षमता के अनुसार न्यूनतम 30 सेकेंड और अधिकतम 10 मिनट तक का ही समय इसमें लगता है। लेकिन वर्तमान में जो सार्वजनिक दूरभाष केंद्र, मतलब PCO पर हम आम लोगों के लिए फैक्स सुविधा उपलब्ध हो गई है, जो नगर STD लाइन से क्या रहते हैं, जुड़े चुके हैं, वहाँ फैक्स सुविधा उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि फैक्स का संपूर्ण संबंध STD लाइन से ही क्या है, रहता है। ठीक है, अब देखिए फैक्स द्वारा संदेश भेजने की विधि क्या है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि फैक्स मशीन होता क्या है, उसका उपयोग क्या रहता है और उसको उपयोग कैसे करते हैं। लेकिन अब हम समझते हैं उसको भेजने की उसकी विधि। तो देखिए, सबसे पहले जो संदेश प्रेषित करना रहता है, उसे कागज़ पर लिख कर या टाइप कर मशीन के पास क्या करते हैं, तैयार रखें। ठीक है, जहां संदेश भेजना है उस शहर का STD कोड तथा बाद में संबंधित ग्राहक फैक्स का नंबर डायल करें। फिर फैक्स में ध्वनि बजते ही वहां से प्रेषक फैक्स को संकेत भेजा जाता है, अर्थात यह संकेत आते ही संदेश भेजने व पाने वाले के लिए दोनों ओर के फैक्स तैयार हो जाते हैं। और फिर होता है उसके बाद कि संदेश प्राप्त ही संबंधित दस्तावेज फैक्स मशीन के मुख पर लगाया जाता है और स्टार्ट बटन दबाया जाता है, जिससे दस्तावेज धीरे धीरे खिसकता हुआ दूसरी ओर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यह दस्तावेज जैसे ही फैक्स से खिसकता हुआ आगे बढ़ता है, वैसे ही संदेश विद्युत संकेतों द्वारा फैक्स मशीन में लगे कागज पर विशिष्ट बिंदु और लाइन द्वारा क्या हो जाता है, चिन्हित हो जाता है और तापीय शक्ति के कारण तत्काल शब्दों या चिन्हों में क्या हो जाता है, फिर परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद इसकी प्रक्रिया रहती है कि उस समय तक यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक प्रेषक मशीन का दस्तावेज पूरा मशीन को पार करता हुआ बाहर न निकल जाए। फिर पेपर बाहर निकलते ही स्टॉप बटन दबाने से फैक्स मशीन कार्य करना क्या कर देती है, बंद कर देती है। वर्तमान में स्वचालित फैक्स आ जाने से स्टार्ट व स्टॉप बटन दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, आज का पहले के फैक्स मशीन और अभी के फैक्स मशीन में थोड़ा सा क्या है, अंतर है। ठीक है, फिर दस्तावेज की छाया प्रति को पेपर रोल से अलग कर संबंधित व्यक्ति को यह संदेश प्रेषित दिया जा सकता है। हमने ये समझा फैक्स द्वारा संदेश भेजने की विधि। अब हम समझते हैं फैक्स मशीन की कार्य पद्धति कैसे होती है। तो देखिए, फैक्स मशीन की कार्य पद्धति पूर्णतः टेलीफोन लाइन पर संचालित होती है। फैक्स मशीन में जैसे ही कोई दस्तावेज लगाया जाता है और स्टार्ट का बटन दबाया जाता है, वैसे ही दस्तावेज में लिखी गई विषय सामग्री विद्युत संकेतों द्वारा बाह्य फैक्स मशीन को प्रेषित करती है।
तथा यह विद्युत संकेत फैक्स मशीन द्वारा शब्दों में परिवर्तित हो जाता है, जो फैक्स में लगे पेपर पर हल्के काले बिंदु व लाइन मतलब ब्लैक पॉइंट एंड लाइन के रूप में क्या होता है, उभर जाते हैं तथा विद्युत की तापीय शक्ति से शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ ही समय पश्चात संपूर्ण दस्तावेज की छाया प्रति फैक्स मशीन से बाहर आ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो फैक्स मशीन में प्रयोग किया जाने वाला पेपर साधारण पेपर से थोड़ा अलग होता है, जबकि छाया प्रति मशीन से बाहर निकलती ही फैक्स मशीन की तापीय शक्ति के कारण वो क्या हो जाती है, गर्म रहती है। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया हमारा इस कार्य पद्धति। अब हम समझते हैं फैक्स से लाभ क्या क्या है। तो इसका क्या होता है, इसका लाभ क्या है, तो सूचनाएं अति शीघ्र हम दूसरों को प्रेषित कर सकते हैं। सूचना का मूल रूप में प्रेषित किया जा सकता है। फैक्स की सूचना सामान्यतः मान कर ली जाती है। फैक्स संदेश पर प्रेषक केंद्र व प्राप्त करने वाले दोनों का नाम व शहर उल्लेखित रहता है। फैक्स से किसी व्यक्ति की तस्वीर की छाया प्रति भी भेजी जा सकती है। इस तरह से यह मूल दस्तावेज की छाया प्रति है, अतः छाया प्रति के सभी लाभ फैक्स सेवा से लिए जा सकते हैं। अब हमने समझ लिया कि यह लाभ। अब हम समझते हैं फैक्स का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो देखिए इम्पोर्टेंट ऑफ फैक्स। तो वर्तमान में फैक्स का अत्यधिक महत्व क्यों हो रहा है, क्योंकि यह किसी दस्तावेज या महत्वपूर्ण प्रपत्र को उसी रूप में कुछ ही मिनट में दूसरों को प्रेषित कर देता है। यह कार्य डाक, तार या टेलीफोन से संभव नहीं है। ठीक है, इसमें क्या लगता है, हमें कुछ दिनों की या कुछ क्षणों की विलम्ब से जाता है, लेकिन फैक्स के द्वारा यह काम हमारा कुछ ही सेकंडों में या कुछ ही मिनटों में एक स्थान से दूसरा स्थान तक क्या हो जाता है, प्रेषित कर सकता है। अतः शीघ्र संदेश मूल रूप से लिखित में किसी स्थान पर प्रेषित करना किया जा सकता है। फैक्स मशीन को सबूत या कानूनी आधार हेतु प्रयोग में भी लाया जा सकता है, क्योंकि फैक्स संदेश मूल दस्तावेज की छाया प्रति मतलब जिसको जेरॉक्स कॉपी कहते हैं हम ना, वर्तमान में तार का प्रेषण फैक्स द्वारा किया जाता है। इस प्रकार फैक्स का महत्व दिनों दिन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि व्यावसायिक जगत के लिए फैक्स सुविधा वरदान सिद्ध हो रही है। फैक्स ने संसार में दुनिया की एक नई क्रांति ला दी है। अब समझते हैं, इसी में फैक्स का महत्व हमने समझ लिया। अब समझते हैं फैक्स की दरें क्या हैं। ठीक है, तो फैक्स से संदेश भेजने पर इसकी वे ही दरें हैं जो दरें एसटीडी की है, अर्थात समय व दूरी के अनुसार फैक्स का शुल्क कम या अधिक रहता है। इसके अतिरिक्त फैक्स सेवा के रूप में दोनों ओर के फैक्स स्वामी संदेश भेजने वाले एवं संदेश पाने वाले से एक निश्चित राशि जो 10 से 20 रुपये के बीच होती है सेवा के रूप में उपभोक्ता से लेते हैं। तो ये हमने क्या समझा, फैक्स की विधि क्या है और यहाँ फैक्स मशीन की कार्य पद्धति क्या क्या है, उसके लाभ, महत्व और उसकी दरें क्या होती है, इसको हमने ज्ञात किया। बढ़ते हैं हम इंटरनेट। तो देखिए इंटरनेट क्या है, आप सभी यूज़ करते हैं, आप सभी उसको चलाते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, ठीक है, इसका अब हम समझते हैं। ठीक, तो देखिए इसका कार्यान्वयन कब से शुरू किया गया था, यह सब जानते हैं हम। तो इंटरनेट एक विश्वव्यापी क्या बन गया है, नेटवर्क बन गया है, क्योंकि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंटरनेट टेलीफोन लाइनों के माध्यम से दूर दूर स्थानों, देशों के कंप्यूटरों को जोड़कर बनाया गया क्या माना गया है, नेटवर्क है। अतः संबंध नेटवर्क का संग्रहण है। अतः इसे नेटवर्क या संक्षिप्त में इंटरनेट कहा जाता है। इसको www अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। www का पूरा नाम क्या है आपका, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से एक व्यक्ति विश्व भर में इंटरनेट से अन्य सब्सक्राइबर से संचार कर सकता है। भारत में इंटरनेट सेवा भी VSNL स्तर, भारती टेलीकॉम तथा MTNL समेत अनेक कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती है। वे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, के नाम से भी जाने जाती है। कोई व्यक्ति या संगठन किसी भी ISP के साथ खाता खोल सकता है, जो मासिक या वार्षिक शुल्क के बदले उसे खाता नंबर देगा। फिर यूज़र उसके माध्यम से इंटरनेट या ईमेल सेवा का उपयोग कर सकता है। यूज़र का संदेश भेजने व प्राप्त करने के लिए उसका अपना कंप्यूटर मॉडल तथा टेलीफोन लाइन की आवश्यकता होगी। वह इंटरनेट के द्वारा विश्व में किसी से भी संपर्क स्थापित कर सकता है। ठीक है, यूज़र इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भी भेज सकता है। यदि मेल सॉफ्टवेयर जैसे मेलर कहा जाता है यूज़र के कंप्यूटर में लगा हो, ठीक है, इसका भी प्रयोग कर सकता है। अब देखिए www मतलब
वर्ल्ड वाइड वेब यह सूचना तकनीकी का वास्तुपरक ढांचा है जो इंटरनेट पर 1994 में पूर्ण तथा कार्यान्वित किया गया। इसमें लाखों इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं जो वेब और पेज कहलाते हैं तथा वेब पेज में टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स होता है जो संबंधित सूचनाओं से क्या रहता है, जुड़ा रहता है। अब हम समझते हैं मॉडेम। तो मॉडेम क्या है, तो देखिए, तो यह एक सूचना उपकरण है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से सूचना भेजा व प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। अब मॉडर्न का देखिए, मॉड्यूलर का सब्जेक्ट नाम क्या है, तो मॉड्यूलेटर। ठीक है। डेमोडुलर का संक्षिप्त नाम है। यहाँ यह बताया जरूरी होगा कि कंप्यूटर का सिग्नल डिजिटल होते हैं जबकि फ़ोन लाइन के द्वारा जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो एनालॉग कहलाते हैं। मॉडल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो मॉडल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा है, तो इंटरनल मॉडल और एक होता है एक्सटर्नल मॉडल। ठीक है। इंटरनल मॉडल कंप्यूटर के अंदर लगाया जाता है और एक्सटर्नल मॉडल छोटे डिब्बे की तरह नजर आते हैं जिन्हें टेबल पर कंप्यूटर के साथ हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये हमने क्या ज्ञात किया अभी, इंटरनेट का पूरा नाम, मतलब इंटरनेट को आप क्या बोल सकते हैं, और www का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बारे में हमने क्या किया, अध्ययन किया। आगे बढ़ते हैं अब हम ईमेल। तो ईमेल का क्या है, तो देखो, ईमेल EMAIL। ठीक है। तो ई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक तथा मेल का अर्थ पोस्ट से है, मतलब डाक से है। इस प्रकार जब किसी संदेश या सूचना का प्रेषण इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रेषित किया जाता है तब उसे ईमेल कहते हैं। अन्य शब्दों में कंप्यूटर के नेटवर्क द्वारा दूर दूर तक सूचनाएं भेजने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। तो भारत में पहली ईमेल सेवा 11 फरवरी 1994 को दिल्ली में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी, 11 फरवरी 1994 को दिल्ली में प्रारंभ की गई थी। वर्तमान में देश के लगभग 150 से अधिक नगरों में यह सेवा क्या हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। ईमेल के माध्यम से टेलीग्राम, फैक्स सुविधाएं भी ली जा सकती है। जिस उपभोक्ता या व्यापारी के पास कंप्यूटर या इंटरनेट सुविधा उपलब्ध है वह बिना किसी शुल्क के ईमेल सुविधा का लाभ ले सकता है। ठीक है। अब इसकी विधि क्या है, मतलब मेथड। तो ईमेल सुविधा यदि प्रेषक व प्राप्त करने वाले दोनों के पास हो तो आमने सामने बैठकर अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर संदेश भेजने का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसमें एक टर्मिनल अर्थात उपभोक्ता या सिरे पर, ठीक है, पर व्यक्ति द्वारा कंप्यूटर की कीबोर्ड पर संदेश टाइप किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक इनपुट द्वारा दूसरे छोर के कंप्यूटर पर कार्य कर रहे व्यक्ति को सिग्नल द्वारा अवगत करा दिया जाता है। कुछ ढाक या संदेश इसके लिए हैं, वह अपने कंप्यूटर स्क्रीन को चालू कर अपना संदेश पढ़ सकता है, वह चाहे तो उस मेमोरी में स्टोर करके भी रख सकता है। ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका ईमेल। अब देखते हैं हमारा ईमेल से लाभ। तो देखिए, यह तकनीक अत्यधिक सरल, सुविधाजनक व सस्ती होती है क्योंकि प्रति पेज सामान्यतः 5 रुपये शुल्क लिया जाता है। ईमेल द्वारा हम अपना संदेश दुनिया के किसी भी भाग में पहुंचा सकते हैं। ईमेल से नई नई दवाइयों की जानकारी, नई किताबों की जानकारी, ठीक है, ये भी हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। ईमेल सुविधा से एक साथ कितने भी लोगों को संदेश भेजा जा सकता है। यदि दोनों पक्ष स्क्रीन के सामने बैठे हों तो सभी प्रकार की विस्तृत जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकता है। इन संदेशों को मेमोरी में स्टोर करके भी रखा जा सकता है। ठीक है। ये हो गया इसका लाभ। चलिए, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग अब संग्रहण एवं भंडारण। देखिए, संग्रहण क्या है, तो व्यावसायिक जगत में माल के संग्रहण का क्या है, विशिष्ट महत्व है। व्यवसाय में उत्पादक, निर्माता, वितरक, विक्रेता सभी के लिए संग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। संग्रहण वास्तव में व्यापार की एक क्या है, सहायक क्रिया है। इसके बिना व्यवसाय का संचालन नियमित गति से हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका अर्थ क्या है, तो देखिए, किसी भी माल की भविष्य में मांग व पूर्ति अनिश्चित रहती है तथा साथ ही कुछ वस्तुओं का उत्पादन संपूर्ण वर्ष में नहीं हो पाता है। अतः भविष्य में मांग की पूर्ति नियमित ढंग से की जा सके इस हेतु माल को समय समय पर एकत्र कर अलग स्थान में रखा जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, संग्रहण कहते हैं। ठीक है। अब हम समझते हैं भंडार गृह या माल गोदाम का अर्थ। ठीक अब है, तो देखिए, भंडार गृह या माल गोदाम का आशय उस स्थान से है जहां माल को सुरक्षित रखने की व्यवस्था होती है। भंडार गृह विशिष्ट प्रकृति का होता है। इसे धूप, पानी व हवा से बचने के लिए बंद कमरे में शीत गृह
की व्यवस्था की जाती है। वहाँ कुछ वस्तुएं जो खराब होने की प्रकृति की नहीं होती, उन्हें खुले आसमान में किंतु चार दीवारी के अंदर भी भंडार कर कर रखा जा सकता है। जैसे आपका हो गया लोहे का सामान। अब हम समझते हैं संग्रहण एवं भंडार गृह। चूँकि संग्रहण और भंडार गृह दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं और एक के बिना दूसरे का कोई औचित्य नहीं है, अतः संग्रहण एवं भंडार गृह को एक समूह मानकर इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं अब संग्रहण एवं भंडार गृह की आवश्यकता क्यों पड़ती है व्यवसाय में। तो देखिए, यह कहा जाए कि किसी व्यवसायी वस्तु के संग्रहण के बिना न तो व्यापार को विकसित कर सकता है, न ही लाभ कमा सकता है और न ही उपभोक्ता को संतुष्ट कर सकता है। तो ठीक है, वर्तमान प्रतिस्पर्धा युग में व्यवसाय में उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति तो व्यावसायिक समय पर कर सके, वही व्यवसायी व्यवसाय में सफल हो सकता है। क्योंकि भंडार गृहों की आवश्यकता उत्पादक को कच्चे माल रखने के लिए, वितरक को समय समय पर माल वितरण करने के लिए, व्यापारी को उपभोक्ता के मांग के अनुसार पूर्ति करने के लिए, कृषकों के माल सुरक्षित रखने के लिए होती है। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें संग्रहण और भंडारण की। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपना मौसमी उत्पादन। तो देखिए, कुछ ऐसी वस्तुएं, अनाज, फल, सब्जियां होती है जिसका उत्पादन कुछ विशिष्ट मौसम में ही होता है, अतः संपूर्ण वर्ष भर मांग के अनुरूप पूर्ति बनाए रखने के लिए संग्रहण क्या है, आवश्यक है। जैसे आपका हो गया गेहूँ, चावल, आलू, शक्कर, फल आदि। ठीक, अब दूसरा देखते हैं हम अपना मौसमी उपयोग। तो देखिए, कुछ वस्तुओं का मौसमी उपयोग या मौसम, किसी विशेष मौसम में उसकी मांग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसकी पूर्ति करने के लिए उत्पादन वर्ष भर करना आवश्यक हो जाता है तथा इस उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृहों की आवश्यकता होती है। जैसे ठंड में गर्म कपड़े, बरसात में बरसाती या छाता, गर्मी में टोपी, चश्मे या पतले कपड़े आदि। ठीक, अब तीसरी आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो नियमित उत्पादन हेतु कच्चे माल की पूर्ति। अब देखिए, समस्त उत्पादन गृहों में एक योजनाबद्ध ढंग से उत्पादन कार्य होता है। इस हेतु कच्चे माल की क्या रहती है, उपलब्धता प्रतिदिन आवश्यक है। तो कच्चे माल की उपलब्धता केवल भंडार गृहों के संग्रहण करने से क्या है, संभव है। अब चौथा, इसमें भावी मांग का आधार। तो देखिए, कुछ वस्तुओं का उत्पादन इसलिए किया जाता है कि विशिष्ट समयावधि से ही विक्रय कर अधिक लाभ कमाया जा सके। पांचवा, मूल्यों में स्थायित्व रखने के लिए संग्रहण भंडार गृहों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सामान्यतः किसी भी वस्तु के मूल्य की उसकी मांग व पूर्ति प्रभावित अवश्य करती है। अतः मांग के अनुरूप पूर्ति को बनाए रखने के लिए भंडारण क्या है, हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि पूर्ति के अनुसार तत्काल उत्पादन नहीं किया जा सकता। छठवां है माल की सुरक्षा के लिए। तो देखिए, माल किसी भी स्तर का हो, उसकी सुरक्षा क्या है, बहुत ही आवश्यक है। माल के चोरी हो जाने, नष्ट होने, दीमक लगने आदि के भय से भंडार गृहों में उचित संग्रहण क्या है, हमारे लिए आवश्यक है। और सातवां आवश्यकता हम समझते हैं अधिक लाभ की लालसा। तो देखिए, कुछ सट्टा किस्म के व्यापारी मात्र अधिक लाभ लेने की लालसा में भंडारण करते हैं। ये वस्तुओं को एकत्र कर मांग बढ़ाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, जिससे अचानक मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ठीक, तब फिर भंडार गृहों के माल की पूर्ति कर उचित दामों पर वस्तुओं का विक्रय कर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या समझे हमने, भंडार गृहों की आवश्यकता। अब समझते हैं भंडार गृह के प्रकार। तो देखिए, भंडार गृह के प्रकारों को तो इसे मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा गया है। एक तो स्वामित्व के आधार पर, दूसरा वस्तु के आधार पर और तीसरा अन्य आधार पर। ठीक है, लेकिन इसको मुख्य रूप से हम 7 प्रकार का समझते हैं। निजी भंडार गृह, सरकारी भंडार गृह, सार्वजनिक भंडार गृह, बंधक भंडार गृह, शीतक भंडार गृह और रेलवे भंडार गृह। ठीक है, तो सबसे पहले आइए समझते हैं हम निजी भंडार गृह। तो देखिए, निजी भंडार गृह होता क्या है, तो व्यापारी या व्यवसायी अपने माल को रखने के लिए अपने स्वयं का गोदाम या भंडार गृह बनवाते हैं, जिन्हें निजी भंडार गृह कहते हैं। ठीक है, दूसरा आते हैं अब सरकारी भंडार गृह। तो सरकारी भंडार गृह, इस प्रकार के भंडार गृहों की स्थापना सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थाओं के द्वारा की जाती है। ठीक है, जिसमें केवल सरकारी माल रखे जाते हैं। फिर तीसरा आते हैं सार्वजनिक भंडार गृह, मतलब जिन भंडारों गृहों का स्वामित्व सहकारी संस्थाओं या सार्वजनिक प्रमंडलों के अधीन होता है, उसे सार्वजनिक भंडार गृह कहते हैं। चौथा चलते हैं बंधक भंडार गृह। तो देखिए, ये बंदरगाहों में होते हैं। यह इन्हें प्रमाणित या प्रतिबंधित गोदाम भी कहा जाता है। इन भंडार गृहों में आबकारी या आयात कर भुगतान करने का बांड भरना पड़ता है, इसलिए इन्हें बांडेड या आबंध या बंधक भंडार गृह कहते हैं। ठीक, पांचवा है आपका शीतक भंडार गृह।
तो देखिए इन भंडार गृहों में अपनी इच्छा अनुसार तापमान रखा जाता है। इसके लिए विशेष यंत्र लगाए जाते हैं। ऐसे भंडार गृहों में शीघ्र नष्ट होने वाले सामान जैसे आपका फल, मक्खन, अंडे, आलू आदि रखे जाते हैं। इन्हें शीतक भंडार गृह कहा जाता है क्योंकि यहाँ वस्तुओं में कम ताप में रखा जाता है। और सातवां चलते हैं आपका रेलवे भंडार गृह। तो ये रेलवे स्टेशनों में होते हैं। मालगाड़ी में माल चढ़ाने से पहले एवं मालगाड़ी से माल उतारने के बाद इन गोदामों में रखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से और बहुत सारे भंडार गृह होते हैं जैसे बैंकों के भंडार गृह, ग्रामीण क्षेत्रों के कोठे, भंडारण निगम के भंडार गृह, ट्रक सेवा एजेंसियों के भंडार गृह। ठीक है, तो ये हमने ये हमारा चैप्टर का लास्ट पार्ट हम चल रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने इंटरनेट, ईमेल, फैक्स और भंडार गृह आदि का हमने क्या किया है, अध्ययन किया है।